आज का जो हमारा विषय है हम्म। वो कुछ ऐसा है जिसे हम सब महसूस करते हैं। मतलब तनाव, थकान और वो एक एहसास जब लगता है कि बस अब सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ। और अक्सर ऐसे में हमें लगता है कि जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव चाहिए होगा, कोई चमत्कार। हाँ, कि सब कुछ रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हो अगर इसका जो हल है वो इन बड़े बड़े संकल्पों में नहीं, बल्कि दिन भर के छोटे छोटे पलों में छिपा हो। आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। द पावर रीसेट नाम की एक किताब के पीछे के जो विचार हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। और इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो यही है कि जिंदगी को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, अच्छा। बल्कि उसे नियमित रूप से रीसेट करने की जरूरत है। जैसे हम किसी हैंग हुए ऐप को बंद करके दोबारा चलाते हैं, बस हाँ। वैसे ही हमारी आज की चर्चा मन, शरीर और भावनाओं को बैलेंस करने वाले इन्हीं छोटे पर बहुत असरदार तरीकों पर होगी। बिल्कुल। मुझे ये रीस्टार्ट और रीसेट का जो फर्क है ना, ये बहुत पसंद आया। ये एक तरह से दबाव हटा देता है। तो चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये छोटे छोटे रीसेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में संतुलन कैसे वापस ला सकते हैं। जरूर। तो शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे पहले भावनाओं से ही करनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल तो वहीं से शुरू होता है। किताब में एक आइडिया है कि हम अक्सर अपनी भावनाओं को महसूस करने के बजाय उन्हें दबा देते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं बचने का। हाँ, जैसे तनाव हुआ तो फोन उठा लिया, गुस्सा आया तो काम में डूब गए। लेकिन इससे वो भावनाएं वो जाती नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर और भारी होती जाती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो एक प्रेशर कुकर जैसा बन जाता है जो कभी भी फट सकता है। और इसी से बचने के लिए इमोशनल रीसेट का ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। ओके। और इसके लिए एक बहुत ही सीधी 5 कदमों वाली प्रक्रिया बताई गई है, जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। पहला कदम है रुकिए। बस रुक जाएं। हाँ, आप जो भी कर रहे हैं बस एक पल के लिए रुक जाएं। दूसरा, गहरी सांस लीजिए, सिर्फ 1 या 2। ये हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत एक सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है। सिर्फ रुकने और सांस लेने से इतना फर्क पड़ सकता है? हम तो हमेशा भागते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके पीछे विज्ञान है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा फाइट या फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है। रुककर गहरी सांस लेने से हम अपने शरीर को उस मोड से बाहर निकालकर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में लाते हैं। अच्छा, ये एक फिजिकल स्विच जैसा है। एग्जैक्टली। इसके बाद तीसरा कदम आता है, भावना को नाम दीजिए। बस मन में स्वीकार कीजिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे, ठीक है, मैं इस समय बहुत बेचैन हूँ। और यहीं पे एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है, रिसर्च का हवाला देते हुए, कि जैसे ही आप अपनी भावना को एक नाम देते हैं, उसकी ताकत आप पर आधी रह जाती है। ये तो जादू जैसा लगता है। ये मनोविज्ञान का एक स्थापित सिद्धांत है। जब तक भावना अनाम रहती है, वो एक बड़े डरावने बादल की तरह होती है। लेकिन जैसे ही आप उसे नाम देते हैं, आप अपने दिमाग के सोचने वाले हिस्से को एक्टिव कर देते हैं। मतलब आप उसे कंट्रोल में ले आते हैं। हाँ, आप उस पर नियंत्रण बढ़ा देते हैं। इसके बाद चौथा कदम है, उसे स्वीकार कीजिए बिना जज किए। और 5वां और अंतिम कदम, उसे छोड़ दीजिए। कल्पना कीजिए कि वो सांस के साथ बाहर जा रही है। ये तो सच में बहुत शक्तिशाली है। मतलब भावनाओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझ कर आगे बढ़ना। और जब एक बार ये इमोशनल तूफान थोड़ा शांत होता है, तब एहसास होता है कि हमारे दिमाग में तो 100 टैब एक साथ खुले हुए हैं। बिल्कुल। तो शायद यहीं से मेंटल रीसेट की जरूरत शुरू होती है। हाँ, भावनाओं का सीधा असर हमारी सोचने की क्षमता पर पड़ता है। किताब में दिमाग की तुलना एक ऐसे कंप्यूटर से की गई है जिसमें बहुत सारे टैब्स खुले हों, ईमेल, न्यूज़, काम। पहला है थॉट डाउनलोड। हाँ, ये बहुत ही सरल लेकिन गहरी तकनीक है। बस एक कागज लें और दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, चिंताएं, विचार, टू डू लिस्ट, उसे बस लिखते जाएं। बिना किसी क्रम के। बिना किसी क्रम के। इसका मकसद उसे सुलझाना नहीं है, सिर्फ दिमाग से बाहर निकालना है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, दिमाग को तुरंत एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ये तो ऐसा है जैसे आपने अपने दिमाग की रैम खाली कर दी हो, सारी टेम्परेरी फाइल्स एक जगह सेव कर दी। सही कहा। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या अपनी सारी चिंताओं को लिखने से हम उन पर और ज्यादा ध्यान नहीं देने लगते? कहीं वो और बड़ी तो नहीं लगने लगेंगी? नहीं, ये एक बहुत बहुत ही जायज सवाल है। लेकिन होता इसका उल्टा है। जब चिंताएं दिमाग में घूमती हैं तो वे अनिश्चित और बड़ी लगती हैं। जब आप उन्हें कागज पर उतारते हैं तो आप उन्हें एक ठोस रूप देते हैं, और अक्सर एहसास होता है कि वो उतनी डरावनी नहीं थी। अच्छा। दूसरा शक्तिशाली टूल है रीफ्रेमिंग। हाँ, रीफ्रेमिंग मतलब नजरिए को बदलना। लेकिन अक्सर लोग इसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी से जोड़ लेते हैं।
ये उससे कैसे अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। रीफ्रेमिंग का मतलब नेगेटिव सोच को जबरदस्ती दबाना नहीं है। इसका मतलब है उसे एक ज्यादा मददगार दिशा देना। किताब में एक बढ़िया उदाहरण है। मैं ये नहीं कर सकता सोचने के बजाय आप खुद से पूछ सकते हैं, इसे करने का पहला छोटा कदम क्या हो सकता है? तो आप प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। आप मुश्किल को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसे अंत नहीं मान रहे। और तीसरा टूल जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया, वो है माइक्रो ब्रेक्स। सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक हर 90 मिनट के बाद, और वो भी 40% तक प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। हाँ, ये उस पूरी हसल कल्चर वाली सोच को ही पलट देता है ना? ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर आधारित है। हमारा दिमाग मैराथन दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि छोटी-छोटी तेज दौड़ में काम करने के लिए बना है। वो 1 मिनट का ब्रेक दिमाग को रीसेट होने का मौका देता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमें और ज्यादा मोटिवेशन की नहीं, बल्कि आराम करने की इजाजत की जरूरत है। सही बात है। और मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, हमारे शरीर के लिए भी उतनी ही सच है। अगर हार्डवेयर ही थका हुआ हो तो सॉफ्टवेयर कहाँ से तेज चलेगा? आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। यहीं से हम अपने अगले रीसेट पर आते हैं, फिजिकल और एनवायरमेंटल रीसेट, मतलब शारीरिक और वातावरणीय। मानसिक स्पष्टता सीधे तौर पर हमारी शारीरिक स्थिति से जुड़ी होती है। हाँ, इसके लिए जो तरीके बताए गए हैं वो बहुत ही सरल हैं, जैसे 10 गहरी सांसें लेना, हल्की स्ट्रेचिंग, या सिर्फ 5 मिनट की वॉक। या बस एक ग्लास ठंडा पानी पीना, या अगर मुमकिन हो तो सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर जाकर धूप में खड़ा होना। ये सब 5 मिनट से भी कम के काम है। और यहाँ एक बहुत शक्तिशाली दावा किया गया है, 5 मिनट का फिजिकल रीसेट आपको 50 मिनट की मेंटल क्लैरिटी दे सकता है। 50 मिनट, ये एक कमाल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। जब आप अपने शरीर को गति देते हैं तो आप ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, मसल्स का तनाव कम करते हैं और दिमाग को एक जरूरी ब्रेक देते हैं। इसके साथ ही बाहरी वातावरण, मतलब हमारे आसपास के माहौल की रीसेट पर भी जोर दिया गया है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। एक बिखरी हुई मेज या एक भरा हुआ कमरा मन में भी एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है ना? बिल्कुल करता है। इसीलिए किताब में कहा गया है, आपका स्पेस ही आपकी मानसिक सेहत का मौन साथी है। आपका वातावरण या तो आपको सपोर्ट कर सकता है या आपकी एनर्जी खींच सकता है। और इसे रीसेट करने के तरीके भी कितने आसान हैं। अपनी टेबल साफ करना, जिसमें शायद सिर्फ 2 मिनट लगें, या फोन से गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद करना, या फिर बस 1 घंटे का स्क्रीन डिटॉक्स। ये छोटे छोटे बदलाव आपके बाहरी माहौल को शांत करते हैं, जिसका सीधा असर आपके भीतरी माहौल पर पड़ता है। तो ये सभी छोटे छोटे रीसेट, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हम एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, जो है हमारे व्यवहार में स्थायी बदलाव लाना। हाँ, क्योंकि एक दिन रीसेट करना अच्छा है, लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब ये हमारी आदत बन जाए। और आदतें बनाने के लिए भी 3 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है 1% सुधार का नियम। ये जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स का भी मूल सिद्धांत है कि रोज बस थोड़ा सा बेहतर बने। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक ये सुधार 37 गुना के बराबर होता है। ये छोटे छोटे कदमों की शक्ति है। दूसरा सिद्धांत भी बहुत प्रैक्टिकल है, बदलें, हटाएं नहीं। बिल्कुल, एक बुरी आदत को हटाने से बेहतर है उसे एक अच्छी आदत से बदलना। जैसे जब भी बोरियत में फोन स्क्रॉल करने की इच्छा हो तो उसकी जगह एक किताब के 2 पन्ने पढ़ें। आप दिमाग को एक नया बेहतर रास्ता दे रहे हैं। सही कहा। और तीसरा सिद्धांत है माइक्रो विन्स, यानी छोटी छोटी जीतें। यह आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है ना? जब हम बहुत बड़े लक्ष्य रखते हैं तो वो डरावने लगते हैं और छूट जाते हैं। लेकिन जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, जैसे मैंने आज 5 मिनट वॉक की, तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये निरंतरता बनाए रखने की कुंजी है। इन सभी विचारों को एक साथ लाने के लिए किताब में एक बहुत ही उपयोगी 5 स्टेप रीसेट रिचुअल का जिक्र है। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है। हाँ, ये रीसेट एक्रोनिम इन सभी विचारों का सार है। तो आर का मतलब है रिफ्लेक्ट, चिंतन करें। बस रुककर खुद से पूछें, मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूं। ओके। ई का मतलब है इवैल्यूएट, मूल्यांकन करें। अब पूछें, इस भावना का संभावित कारण क्या है? एस का मतलब है शिफ्ट, बदलाव करें। यहां आप खुद से पूछते हैं, इस एहसास को बदलने के लिए मैं अभी तुरंत कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता हूं? बिल्कुल, जैसे एक ग्लास पानी पीना या एक गहरी सांस लेना। इसके बाद आता है अगला ई, जिसका मतलब है एनर्जाइज, ऊर्जावान बने। यहाँ आप शरीर को एक फिजिकल रीसेट देते हैं। थोड़ी स्ट्रेचिंग करें या बस सीधे तन कर बैठ जाएं। और अंत में टी,
T का मतलब है ट्रांसफॉर्म, रूपांतरित हो। अब जब आपका दिमाग थोड़ा साफ और शांत है तो आप एक नए, ज्यादा स्पष्ट नजरिए के साथ अपने काम पर वापस जा सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट जैसा है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रैफिक में फंसा है और मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण है। रिफ्लेक्ट, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट महसूस कर रही हूँ। इवैल्यूएट, क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। शिफ्ट, मैं गहरी सांस ले सकती हूँ और कोई शांत संगीत लगा सकती हूँ। एनर्जाइज, मैं कार में बैठे बैठे अपने कंधों को स्ट्रेच कर सकती हूँ। और ट्रांसफॉर्म, अब मैं शांत दिमाग से सोच सकती हूँ कि किसे मैसेज करके बता दूं कि मैं 5 मिनट लेट हो जाऊंगी। वाह, स्थिति नहीं बदली लेकिन उस स्थिति में आपकी अपनी अवस्था बदल गई। एग्जैक्टली। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि संतुलन पाने के लिए जिंदगी को उलटने पुलटने की जरूरत नहीं है। शक्ति इन छोटे इरादे से किए गए रीसेट में है। और ये इसलिए काम करता है क्योंकि इसके पीछे ठोस मनोविज्ञान है। हमारा मस्तिष्क नई शुरुआत पसंद करता है। हर छोटा रीसेट दिमाग को एक ताज़ा शुरुआत का सिग्नल देता है। ये नकारात्मक सोच के चक्र को तोड़ देता है। हाँ, ये चक्रों को तोड़ता है, भावनाओं को हल्का करता है और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। अंततः ये हमें एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहां हम शांत और केंद्रित महसूस करते हैं। किताब का जो अंतिम संदेश है वो बहुत शक्तिशाली है कि जिंदगी कोई एक बड़ी मैराथन नहीं है जिसमें बस हांफते हुए भागते रहना है। ये छोटी छोटी दौड़ों और उनके बीच लिए गए रीसेट का एक सफर है। और जब भी आप दबाव महसूस करें, जब भी आप बिखरा हुआ महसूस करें, तो बस एक बात याद रखनी है कि शक्ति आपके हाथ में है। हर पल उपलब्ध है। और वो एक विचार है, मैं खुद को किसी भी पल रीसेट कर सकता हूँ। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने जैसा है। अगर हर व्यक्ति की एक रीसेट प्रोफाइल होती जो ये बताती कि उसे किस तरह के रीसेट की ज्यादा जरूरत है, इमोशनल, मेंटल या फिजिकल, तो किसी की अपनी प्रोफाइल कैसी दिखेगी? और क्या ये प्रोफाइल समय के साथ या जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर बदल सकती है?